सीन की शुरुआत होते ही मिस्टर हेक्टर जो कि अपनी गर्लफ्रेंड क्लॉडिया के साथ कार में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ एक फोन आता है। हेक्टर जो कि दूसरी लैंग्वेज में बात करता है ये सोचकर कि शायद क्लॉडिया कोई लैंग्वेज समझ नहीं आएगा। दोस्त हेक्टर से कहता है कि तुम जानते हो ना, नेटली तुमसे कितना प्यार करती है और वो तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। हेक्टर अपने दोस्त से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो उससे शादी कर ही लूंगा। लेकिन दोस्त कहता है कि इतने साल से तुम अंधे हो गए थे, तुम्हारा ख्याल रखने वाली क्लॉडिया थी। सब लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया था लेकिन वो तुम्हारा ख्याल रखती थी। उसका क्या करोगे? क्या तुम उसके प्यार को ठुकरा दोगे? हेक्टर कहता है मैं इससे भी शादी करूंगा। दोस्त हैरान होकर सवाल करता है अगर दोनों को पता चल गया तो क्या करोगे? हेक्टर कहता है चिंता मत करो, मैं ये बात क्लॉडिया से छुपाने की कोशिश करूंगा और क्लॉडिया का एहसान चुकाने के लिए मैं उसे फेक मैरिज सर्टिफिकेट दे दूंगा। ये सब कुछ वो दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा होता है ये सोचकर कि शायद क्लॉडिया को समझ नहीं आएगा, लेकिन क्लॉडिया सब कुछ समझ रही होती है। जिसके बाद हेक्टर क्लॉडिया से कहता है कि ऑफिस में जरूरी काम आ गया है, तुम यहाँ से टैक्सी ले लो। एंड देन वो कार से उतर जाती है। क्लोरिया सोच रही होती है कि अगर वो लैंग्वेज में चोरी छुपे नहीं सीखती तो फिर मुझे आज हेक्टर की सच्चाई पता नहीं चलती। बेचारी ये सोचते हुए जाती है कि वो तो बहुत ही रईस खानदान का बेटा है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी की बेटी हूँ। क्लॉडिया हमें बताती है कि जब वो पहली दफा हेक्टर को देखी थी तो फर्स्ट टाइम ही उसे लव हो गया था। ये जानते हुए भी क्लॉडिया हेक्टर से प्यार कर बैठी कि मिस्टर हेक्टर अपनी बचपन की स्वीट हार्ट नेटलिया से लव करते हैं। क्लॉडिया हमें बताती है कि वो किस तरह से इतने साल तक हेक्टर के साथ थी और वो यही सोचती थी कि शायद हेक्टर उससे शादी करेगा। जब तक मिस्टर हेक्टर की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ गई तब तक क्लॉडिया मिस्टर हेक्टर का ख्याल रखती रही। लेकिन अब जबकि हेक्टर ठीक हो गए हैं तो वो किस तरह से क्लॉडिया के साथ धोखा कर रहे हैं, क्लॉडिया ने ये सब कभी नहीं सोचा था। बेचारी वो बहुत ही ज्यादा रोती है कि किसी के लिए उसने इतना एफर्ट्स लगाया लेकिन सामने वाले सिर्फ उसे यूज कर रहे हैं। जिसके बाद ये हेक्टर की माँ को कॉल करती है और कह रही है कि आप जो मुझे $50 मिलियन देने वाली थी मैं वो लेने के लिए एक्सेप्ट हो और बदले में आपके बेटे को भी छोड़ दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉडिया हेक्टर की माँ से मिलती है। हेक्टर की माँ कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद तुम्हें $50 मिलियन तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम वापस कभी भी हेक्टर के लाइफ में नहीं आ सकती। क्लॉडिया बिना सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। साइन करने के बाद आंटी कह रही हैं क्लॉडिया से कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी नाम और पहचान बदल कर इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। क्लॉडिया इस शहर से निकलने की तैयारी करती है लेकिन तभी सोशल मीडिया पर बार बार हेक्टर को चेक करती है कि हेक्टर ने नेटली से शादी कर ली है और वो अपनी वेडिंग लाइफ एंजॉय कर रहा है। ये सारा पोस्ट नेटली करती है ताकि क्लॉडिया ये सब कुछ देख सके। हम देखते हैं कि नेटली अपनी हनीमून पोस्ट भी डालती है जो देखकर क्लॉडिया को काफी बुरा लगता है लेकिन वो अवॉइड करने की कोशिश करती है। क्लॉडिया के लिए ये पूरा का पूरा 2 हफ्ता काफी ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि वो 2 हफ्ते तक इसी शहर में रहने वाली है। रात के वक्त हेक्टर की नजर पड़ती है कि क्लॉडिया ने रिजाइन दे दिया है और वो हाउस होल्ड रेजिग्नेशन भी लेकर जा रही है। क्लॉडिया बहाना बनाती है कि मैं थोड़ी ज्यादा थक गई हूँ, मेरे को जॉब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं रिजाइन देकर बहुत लंबे छुट्टी पर जाने वाली हूँ ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। हेक्टर इसे गले लगाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, आजकल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ और तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पा रहा। मेरी मम्मा जैसे ही राजी होती है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेक्टर क्लॉडिया को एक ऑक्शन पार्टी में लेकर जाता है लेकिन यहाँ कुछ गुंडे नेटली के साथ बदतमीजी करते हैं। सही टाइम पर हेक्टर आ जाता है और वो गुंडों को मजा चुकाता है। हेक्टर नेटली को गोद में उठाकर यहाँ से ले जाता है और क्लॉडिया ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर काफी जेलसी फील कर रही होती है। इवन धक्का लगने की वजह से उसकी फॉरहेड पर चोट लग जाता है और हेक्टर ये नोटिस तक नहीं करता। क्लॉडिया याद करती है कि पहले हेक्टर कितना ज्यादा केयरिंग था, थोड़ी सी चोट लगने पर डॉक्टर तक जाने की बात करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लॉडिया सोकर उठती है तो उसके पास एक वीडियो आता है। वो देखती है कि हेक्टर नेटली का कितना ख्याल रख रहा है और ऐसा देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वेल तभी हेक्टर का कॉल आता है और वो क्लॉडिया को होटल 703 रूम में बुलाता है। वो जब यहाँ आती है तो हेक्टर और नेटली दोनों को एक साथ देखती है। हेक्टर इसके ऊपर ब्लेम लगाता है क्या उन गुंडों को तुमने हायर करा था। क्लॉडिया हंसने लग जाती है कि अब यही सब देखना बाकी रह गया था। हेक्टर कहता है मैंने जो पूछा है सीधे सीधे उसका जवाब दो। क्लॉडिया कहती है कि मैंने किसी को हायर नहीं करा और मैं उन गुंडों को जानती तक नहीं। हेक्टर कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें नेटली से काफी ज्यादा जलन होती है, यहाँ कोई नहीं है नेटली से नफरत करने वाला तुम्हें छोड़कर, तो तुम्हारे अलावा उन गुंडों को कौन हायर कर सकता है। सीधा सीधा हेक्टर क्लॉडिया के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। क्लॉडिया सवाल करती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं प्रूव करने के लिए। हेक्टर कहता है कि चलो नेटली से माफी मांगो। माफी के तौर पर नेटली कहती है कि तुम्हें ये वाइन पीनी पड़ेगी।
जिसके बाद हम देखते हैं क्लॉडिया फ्लैशबैक सीन याद करती है कि वो किस तरीके से हेक्टर को ड्रिंक करने से मना किया करती थी। हेक्टर गुस्से में कहता था कि अब जबकि मैं अंधा और नालायक हो गया हूँ तो एक नौकरानी की बेटी मुझ पर हुक्म चलाएगी। लेकिन क्लॉडिया काफी प्यार से उसे कन्विंस किया करती थी कि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। और इसी वजह से क्लॉडिया सारा ड्रिंक पी जाती है एंड देन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। मिस्टर हेक्टर को पता चलता है कि क्लॉडिया को ड्रिंक से एलर्जी है तो वो सवाल करते हैं कि तुमने ये ड्रिंक क्यों पिया। क्लॉडिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप पीना छोड़ दो क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपको कन्विंस करने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली। ये सब कुछ देखकर मिस्टर हेक्टर डिसाइड करते हैं कि वो उस दिन के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करेंगे। इतना लवली मोमेंट याद करने के बाद क्लॉडिया सोचती है कि हेक्टर को अब मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर मैं यहाँ ये ड्रिंक पी जाती हूँ तो क्या इसे मेरी फिक्र होगी। गुस्से में आकर कहती है कि चलो मैं पीने के लिए तैयार हूँ और तो और ये मेरी अपोलॉजी है ना, मैं इसमें मिर्ची मिला देती हूँ। मिर्ची मिलाकर वो पूरा ड्रिंक पी जाती है। यहाँ वो काफी तकलीफ में होती है लेकिन हेक्टर उसे एक भी बार रोकने की कोशिश नहीं करता, ये जानते हुए कि क्लॉडिया को ड्रिंक से एलर्जी है। ड्रिंक करने के बाद वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है कि तभी क्लॉडिया बेहोश हो जाती है। क्लॉडिया के बेहोश होते ही हेक्टर परेशान होता है। नेटली कहती है हेक्टर मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे काफी चक्कर आ रहा है। लेकिन हेक्टर कहता है अपनी असिस्टेंट को बुला लो एंड देन वो क्लॉडिया को गोद में उठाकर यहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर नेटली को काफी जलन होती है। हेक्टर अपनी सारी मीटिंग पोस्टपोन करके क्लॉडिया का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में होता है। क्लॉडिया उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन हेक्टर कहता है क्या तुम भूल गई, जब मैं अंधा हो गया था तो तुम मेरे आसपास 24 घंटा रहा करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। हेक्टर क्लॉडिया को गले लगाकर उसे दिलासा देते हैं कि कल तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हारे जन्मदिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा। जिसके बाद हम क्लॉडिया के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं। इस पार्टी में मौजूद हेक्टर के कुछ दोस्त जो कि ये गॉसिप कर रहे होते हैं कि अगर मैं हेक्टर की जगह होता तो ये बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता। क्लॉडिया सिर्फ एक नौकरानी की बेटी है, उसे इतना भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लॉडिया ये सब कुछ सुन रही होती है और उसे काफी बुरा महसूस होता है। ये लोग ये तय कह देते हैं कि अगर हेक्टर क्लॉडिया से शादी करता है तो ये हेक्टर फैमिली के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। और बेचारी क्लॉडिया को काफी बुरा लगता है अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर। वो सोचती है क्या एक नौकरानी की बेटी होना इतना बुरा है। तभी हम बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखते हैं कि हेक्टर इस पार्टी में नेटली के साथ आता है। सभी लोग यहाँ काफी तारीफ करते हैं कि हेक्टर और नेटली एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन्हें कहते हैं सच्चा प्यार, बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। नेटली आती है क्लॉडिया के पास और कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेकर आई हूँ और एक छोटा सा पपी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। लेकिन क्लॉडिया एनिमल्स से काफी ज्यादा डरती है। हेक्टर कहता है तुम्हें छोटे जानवर से डरने की क्या जरूरत है, देखो वो कितना क्यूट है। लेकिन फिर भी अब क्लॉडिया को डर लगता है तो लोग क्या कर सकते हैं। अब क्लॉडिया अपना केक कट करने के लिए जाती है लेकिन तभी यहाँ कोई उसके साथ प्रैंक करता है और वो पैनिक हो जाती है, जिस वजह से सारा शीशे का ग्लास क्लॉडिया के ऊपर गिर जाता है और उसे काफी बुरी चोट लग जाती है। नेटली नाटक करते हुए कहती है कि हेक्टर आई थिंक उस पपी ने मेरे पैर में काट लिया, कहीं मुझे रेबिस तो नहीं हो जाएगा। ऐसा देखकर हेक्टर नेटली को यहाँ से ले जाता है और क्लॉडिया को काफी बुरी हालत में छोड़ जाता है। सभी लोग क्लॉडिया के ऊपर हंसते हैं कि हेक्टर उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। क्लॉडिया जब घर आती है तो वो कैसे तैसे अपना ख्याल रखती है। लेकिन तभी नेटली का मैसेज आता है और वो कहती है कि तुम तो देख ही रही हो कि मैं और हेक्टर ऑफिशियली शादी कर चुके हैं। नेटली इसे शुक्रिया कहती है कि थैंक यू मेरे बॉयफ्रेंड का 2 साल से ख्याल रखने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो मेरे पति की आंखों की रोशनी वापस नहीं आती और मैं उसका ख्याल नहीं रख पाती और ना ही हमारी शादी हो पाती। ये सब देखकर क्लॉडिया को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि आज के बाद हेक्टर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो जाती है और मिट्टी खोदकर एक बॉक्स निकालती है और इस बॉक्स में हेक्टर का दिया हुआ तोहफा डाल देती है और कहती है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। वापस जाते वक्त रास्ते में इसे हेक्टर और नेटली मिलते हैं। हेक्टर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें याद है हम यहाँ पियानो बजाने आया करते थे। लेकिन क्लॉडिया काफी गुस्से में होती है और वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, पियानो वहाँ रखा हुआ है, जाकर एंजॉय करो। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जाते वक्त क्लॉडिया सोचती है कि ये वही जगह है जो हमें हेक्टर से पहली दफा मिली थी। लेकिन रात के वक्त हेक्टर क्लॉडिया से सवाल करता है क्या तुम कहीं जाने वाली हो, तुमने ये सूटकेस क्यों पैक किया हुआ है। ये सवाल करती है कि तुम तो नेटली के साथ थे, यहाँ क्या कर रहे हो। हेक्टर कहता है कि तुम हमारे बारे में गलत समझ रही हो, एक बार मॉम को इम्प्रेस कर लो फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। क्लॉडिया कहती है टेंशन मत लो, जाकर रेस्ट लो।
जिसके बाद हम देखते हैं क्लॉडिया हेक्टर के बगल में ही सोती है और जब वो उठती है तो वो हेक्टर के मुंह से नेटली की नाम सुनती है। ऐसा देखकर उसे काफी अजीब फील होता है और वो बिना कुछ बोले हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाती है। और तो और हेक्टर की माँ को भी बता देती है कि वो यहाँ से निकल चुकी है। आंटी कहती है बहुत अच्छी बात है, मैं सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। और तो और वो अपना पर्सनल फोन यहाँ डस्टबिन में डालकर जाती है ताकि कोई भी इस शहर का उसे कांटेक्ट ना कर सके। दूसरी तरफ हम मिस्टर हेक्टर को देखते हैं जिन्हें ये सपना आता है कि क्लॉडिया उन्हें कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आए चाहे ना आए। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि क्लॉडिया हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है और वो नींद से घबराते हुए उठ जाते हैं क्लॉडिया का नाम चिल्लाते हुए। तुरंत वो जाते हैं अपने घर के मेड से सवाल करते हैं क्लॉडिया कहाँ है। मेड कहती है मैंने तो नहीं देखा। वो क्लॉडिया को पूरे घर में ढूंढते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। वो क्लॉडिया को कॉल लगाते हैं लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो क्लॉडिया के दोस्त को कॉल लगाते हैं उसके बारे में पूछने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्लॉडिया कहाँ गई है। जिसके बाद वो कार वाली बात याद करते हैं कि कहीं क्लॉडिया को सब पता तो नहीं चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा था। एंड देन वो मेड से सवाल करते हैं क्या क्लॉडिया कोई लैंग्वेज क्लासेस ले रही थी। मेड बताती है कि वो 1 साल से इस्लारियन लैंग्वेज सीख रही थी और उन्होंने ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहा था। ऐसा सुनकर तो हेक्टर के होश उड़ जाते हैं कि क्लॉडिया को सब पता था कि मैं उसे फूल बना रहा हूँ। उसे पता था कि नेटली सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है बल्कि मैंने उससे शादी कर ली है। हेक्टर कहता है कि नेटली से तो मैं प्यार तक नहीं करता, वो सिर्फ मेरी ऑब्सेशन है। सच्चा प्यार तो मैं क्लॉडिया से करता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी गई थी, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, सब लोगों ने मुझे धोखा दिया था। लेकिन क्लॉडिया जो अनकंडीशनली लव करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। हेक्टर याद करता है कि उसने क्लॉडिया से पूछा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना। तो क्लॉडिया कहती है जब तक आप मेरी इज्जत करेंगे तब तक मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हेक्टर वादा करता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें हर्ट करे और ये तुमसे मैं वादा करता हूँ। हेक्टर को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने क्लॉडिया को बिट्रे करा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करी है और तो और उसे बहुत ही बुरा धोखा दिया है। दूसरी तरफ हम क्लॉडिया को देखते हैं जो कि अपने नए लाइफ की शुरुआत करती है नए जॉब के साथ। वो काफी इंटेलिजेंट और काफी कैपेबल है और इस लड़की को किसी के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ क्लॉडिया को एक हाउसमेट मिलती है जो कि पहले ही दिन आते ही क्लॉडिया की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। सारे दोस्तों के साथ मिलकर ये पार्टी करती है और यहाँ काफी एंजॉय करती है। यहाँ सभी लड़कियाँ अपने अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की बुराइयां कर रही होती हैं। एंड देन सभी लोग पूछते हैं क्लॉडिया तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें हर्ट करता है। तो क्लॉडिया कहती है कि मैं तो सिंगल हूँ। ये सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और कहती हैं हाँ तुम्हारे जितनी सुंदर लड़की आजकल कोई मेन डिजर्व ही नहीं करते। बेल सुबह सुबह दोस्त उठती है और उठते ही क्लॉडिया से माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, कल रात मैं कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तभी क्लॉडिया के पास कुछ मैसेजेस आते हैं जिन मैसेजेस के थ्रू इसे पता चलता है कि हेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब है। जब से क्लॉडिया उसे छोड़ कर गई है हेक्टर सिर्फ उसके ही बारे में बातें करता है और तो और वो नेटली को भी कुछ खास भाव नहीं दे रहा। वो हर जगह क्लॉडिया को ढूंढ रहा है। क्लॉडिया के सारे दोस्तों को वो कॉल कर चुका है उसके बारे में पूछने के लिए। ये सब देखकर क्लॉडिया हंसती है और अपने दोस्तों को रिस्पॉन्स करती है कि आज के बाद मुझे हेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानना। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उठते ही वो सबसे पहले क्लॉडिया को ढूंढता है। हेक्टर की माँ कहती है तुम्हें क्लॉडिया बहुत ही अच्छी लगती है ना, तुम्हें पता है उसने मुझसे घूस लिए हैं तुम्हें छोड़ने के लिए। लेकिन हेक्टर अपनी माँ की बातों पर बिलीव नहीं करता। हेक्टर के जो 2 अच्छे दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या इतना ऑब्सेशन है क्लॉडिया से, अगर तुम्हें उसका चेहरा पसंद है तो हम कोई ऐसी लड़की ढूंढ देते हैं जिसका शक्ल क्लॉडिया से मैच करता हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी। लेकिन तुम किसी नौकरानी की बेटी के पीछे इतना क्रेजी हो रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हेक्टर क्लॉडिया के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने दोस्तों को धमकी तक दे देता है कि खबरदार अगर तुम दोनों ने क्लॉडिया के बारे में एक और लफ्ज कहा मैं तुम दोनों के खानदान को बर्बाद कर दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ये दोस्त बाहर आता है और अपने दोस्त को कॉल करता है, क्लॉडिया जैसी लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेक्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेता है। हेक्टर का असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने के लिए कहा है, लेकिन आप इतना जल्दी डिस्चार्ज ले रहे हैं। हेक्टर कहता है कि मुझे क्लॉडिया को ढूंढना है, मैं रेस्ट नहीं ले सकता। जिसके बाद ये सबसे पहले नेटली के घर आता है। नेटली किसी के साथ कॉल पर बात कर रही होती है और कन्वर्सेशन के थ्रू ये सब पता चल जाता है कि नेटली की वजह से क्लॉडिया हेक्टर को छोड़ कर गई है। लेकिन थैंकफुली अब वो 3 महीने प्रेग्नेंट है और वो हेक्टर को नहीं छोड़ सकी।
और तो और हेक्टर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती है बच्चे का नाम लगाकर। सामने वाला पर्सन शायद इसका बॉयफ्रेंड होता है। वो इससे प्रॉमिस करती है कि कुछ महीने रुक जाओ, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही नेटली हेक्टर को देखती है तो प्रिटेंड करने लगती है कि वो तो अपने दोस्त से बात कर रही थी। नेटली सवाल करती है कि आज तुम कैसे डिस्चार्ज हो गए, तुम्हारी बॉडी तो फुल्ली रिकवर भी नहीं हुई है। हेक्टर काफी गुस्से में सवाल करता है कि तुम क्या बात कर रही थी, लेकिन नेटली साफ साफ झूठ बोल देती है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड से बात कर रही थी। और तो और हेक्टर भी प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है, और वो यहाँ कहता है देखो मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, जिसके बाद मुझे सब पता चल जाएगा। यहाँ ये काफी झूठ बोलती है, लेकिन हैटर नेटली का फोन ले लेता है और कहता है कि अब सब कुछ पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये ऑर्डर दे देता है कि नेटली के फोन के बारे में पता लगाओ और उसने क्या क्या करा है वो सब कुछ मुझे जानना है। ये सब कुछ देखकर नेटली के तो होश उड़ जाते हैं कि अब इसका क्या होगा। अगले दिन मिस्टर हैक्टर का असिस्टेंट आता है ये कहते हुए कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है ये रहा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हेक्टर देखकर हैरान होता है कि नेटली ने क्लोडिया को ढेर सारे पिक्चर्स भेजे हुए हैं, जिस पिक्चर में नेटली और हेक्टर दोनों साथ में रोमांस कर रहे हैं। वो ढेर सारे मैसेजेस एंड फोटोज एंड वीडियोस भेजकर क्लोडिया को काफी जेलस फील कराया करती थी, और तो और उसे ये तक कह दिया करती थी कि देखती रहना, मैं ही बनूंगी उसकी बीवी और तुम बनोगी उसकी मिस्ट्रेस। और तो और मिस्टर हेक्टर को ये तक पता चल जाता है कि पार्टी वाले दिन उन गुंडों को किसी और ने नहीं बल्कि नेटली ने हायर करा था, ताकि वो मिस्टर हेक्टर का अटेंशन पा सके और गुंडों को लाने का ब्लेम क्लोडिया के ऊपर लगा सके। हेक्टर को रियलाइज होता है कि उसने क्लोडिया के साथ कितना गलत करा, और तो और क्लोडिया को पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक करने तक के लिए कह दिया। तभी असिस्टेंट नेटली को यहाँ घसीटते हुए लाता है। नेटली आते ही सॉरी बोलना शुरू कर देती है जब उसे रियलाइज होता है कि सब कुछ रिवील हो चुका है। लेकिन अब हेक्टर तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने वाला है। नेटली कहती है कम से कम हमारे होने वाले बच्चों पर रहम करो, लेकिन हेक्टर कहता है कि हमारा बच्चा वो तो इस दुनिया में आया तक नहीं है, वो तुम्हारे पेट में पल रहा सिर्फ एक बच्चा है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्लोडिया है। हेक्टर इतना ज्यादा हार्टलेस हो जाता है कि कहता है कि ऐसे बच्चे तो मैं जितना चाहूँ उतना पैदा कर सकता हूँ। हेक्टर फाइनली कह देता है कि तुम ये बच्चा पेट में नहीं रख सकती, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। ये बिहेवियर देखते ही नेटलिया समझ जाती है कि ये अब हार्टलेस हो चुका है और मेरा कोई भी चाल इसके ऊपर काम नहीं करने वाला, और अगर ये बच्चा मैं पेट में नहीं रखती हूँ तो फिर मेरा स्टेटस, मेरे प्लानिंग सब कुछ फेल हो जाएगा और मैं वापस से बेखारन बन जाऊंगी। ऊपर से मेरा बॉयफ्रेंड भी एक नंबर का भिखारी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। फटाक से ये हेक्टर की माँ को कॉल करने जाती है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर वो मेरे बच्चे को कभी भी अबॉर्शन के लिए नहीं भेजेंगी। लेकिन ऐसा करने से पहले हेक्टर फोन छीन लेता है और कहता है मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। और हेक्टर कहता है कि शांति से डिवोर्स दे दो और तो और इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो। और तो और हेक्टर कहता है कि क्लोडिया जब वापस चली आएगी तो बेहतर होगा कि तुम क्लोडिया से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें माफ करूंगा। इतनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी टफ हो जाएगी कि तुम सोचते हुए हैरान हो जाओगी। ये सुनकर नेटलिया कहती है मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा भी तो है, तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो। हेक्टर कहता है कैसा भी वो तो सिर्फ एक एम्ब्रियो है जो अभी ठीक से बना तक नहीं है, और तुम्हारे होते हुए मैं क्लोडिया को कभी भी पा नहीं पाऊंगा। हेक्टर असिस्टेंट से कहता है इसे ले जाओ और इसका अबॉर्शन कराओ, जिसके बाद हम नेटली को देखते हैं कि जबरदस्ती उसे इंजेक्शन लगाया जाता है एंड देन उसका अबॉर्शन किया जाता है। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जो कि क्लोडिया की याद में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है और कहता है कि क्लोडिया तुम्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरा ड्रिंक करना, प्लीज वापस आकर मुझे रोको ये सब करते हुए। और तभी यहाँ एक सर्वेंट आती है ड्रिंक सर्व करने के लिए, और हेक्टर उस सर्वेंट को देखकर उसे ऐसा फील होता है कि क्लोडिया यहाँ उसे बचाने के लिए आ गई है। नशे में होने की वजह से किसी और लड़की में उसे क्लोडिया दिखने लग जाती है। बेचारे को जब रियलाइज होता है कि वो क्लोडिया नहीं है और वो किसी अनजान लड़की के सामने रोने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ कितने पैसे मिलते हैं, मैं तुम्हें उसका 4 गुना दूंगा, तुम मेरी कंपनी में काम करो। लेकिन ये ऐसा सोचती है कि शायद ये गलत इंसान है और इसे मना करके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हेक्टर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मेरे रूम में जो वेट्रेस आई थी उसका इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। तो फिर पता चलता है कि उसका नाम जोई है और वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। इसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार है जिस वजह से बार में काम करके ये पैसे कमाती है और अपनी मॉम का इलाज कराया करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर इस लड़की को बुलवाता है और कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा, और गले लगा कर कहता है कि क्लोडिया अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना।
कहानी में ट्विस्ट आती है और हम देखते हैं कि हेक्टर इस लड़की को क्लॉडिया समझ लेता है। जिसके बाद ये बात पहुंचती है क्लॉडिया तक। क्लॉडिया की दोस्त कहती है ये व्लॉगर एकदम तुम्हारी तरह दिखती है। हेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करना शुरू कर देता है, रिलेशनशिप अपडेट डालना शुरू कर देता है। ये सब देखकर क्लॉडिया हैरान हो जाती है कि अब ये हेक्टर क्या कर रहा है। क्लॉडिया की दोस्त कहती है कि इन दोनों की जोड़ी कमाल की है, देखकर तो ऐसा लगता है कि ये दोनों सीधा नॉवेल से निकल कर आए हैं। ये लोग इस लड़की की व्लॉगिंग वीडियो भी देखते हैं, जिस वीडियो में वो कहती है कि हफ्ते भर में मेरी शादी होने वाली है और आज मेरा जन्मदिन है। हेक्टर ने बहुत ही लैविश होटल बुक करा है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोई काफी अच्छे से तैयार होती है। यहाँ जोई के दोस्त आकर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही लकी हो, हमें क्या पता था कि वेट्रेस बनते हुए तुम्हें कोई सीईओ पसंद कर लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंट्री लेता है और सभी के सामने वो घुटनों पर बैठकर क्लॉडिया को रोज देता है। एंड देन धूमधाम से ये लोग केक कटिंग करते हैं। सभी के सामने वो सवाल करता है विल यू मैरी मी, तो क्लॉडिया कहती है यस। ये सब कुछ दूसरी वाली रियल क्लॉडिया बैठकर मोबाइल पर देख रही होती है और कहीं ना कहीं उसे ये काफी अजीब लग रहा होता है। ये वीडियोस देखकर क्लॉडिया की दोस्त भगवान से प्रे करने लगती है कि मेरी भी लाइफ में कोई ऐसा जेंटलमैन भेज दीजिए। ऐसा देखकर क्लॉडिया अपनी दोस्त को समझाती है कि ऐसी वीडियोस देखकर बिल्कुल भी इंस्पायर मत हो। तुम्हें सिर्फ वन साइडेड स्टोरी पता है, बैक स्टोरी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। क्या पता वो लोग जितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं उतने ज्यादा रियल लाइफ में खराब हो। दोस्त मजाक करते हुए कहती है कि कभी तो मुझे डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीने दिया करो और तुम्हारे लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, शायद तुम्हें ऐसी लड़की से जेलसी हो रही होगी। लेकिन क्लॉडिया कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ सिंगल रहकर एंड आई होप मेरा जिंदगी में कोई मैन ना आए। क्लॉडिया बता रही है ट्रू लव का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ परफेक्ट दिखना, रिच होना या फिर कोई नॉवल की स्टोरी। ट्रू लव का मतलब सिर्फ एक होता है, अपने प्रॉमिसेस और रियलनेस को बनाए रखना। फाइनली वो दिन आ जाता है जब हेक्टर और क्लॉडिया की डुप्लीकेट एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। पूरे मीडिया वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इनकी शादी देखने के लिए। फाइनली ब्राइड यहाँ अराइव होती है। फाइनली यहाँ शादी के लिए जब रस्में खाने होते हैं तो हेक्टर ब्राइड को धक्का देकर कहता है कि मैं ये शादी से मना करता हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी और मुझे पता चल चुका है कि इस लड़की को यहाँ मेरे पास किसने भेजा है। ये करामात मेरे दोस्तों की है, सॉरी टू से मेरे दोस्त नहीं मेरे दुश्मन, वो दुश्मन जो क्लॉडिया को मुझसे दूर करना चाहते हैं। यहाँ हेक्टर लाइव स्ट्रीमर्स का ट्राइपॉड छीन कर कहते हैं कि अगर कोई भी मुझे बताता है कि मेरी क्लॉडिया कहाँ है तो मैं उसे लाखों करोड़ों का इनाम दूंगा। माँ जो होती है ये सब देखकर सारे कंपनीज को कॉल करके कहती है कि सारे स्ट्रीमर्स की लाइव को कैंसिल कर दो, आज का जो भी न्यूज है वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए। एंड देन मॉम हेक्टर के ऊपर काफी गुस्सा करती हैं कि मैंने तुम्हें पैदा करके बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ जो जोई होती है ब्राइड बनी हुई, ये काफी ज्यादा रोती है क्योंकि इसे लगा था एक पल के लिए कि इसकी जिंदगी बदल गई है। असिस्टेंट कहता है कि सर ये सब करने की क्या जरूरत थी, हमारी मैडम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई हैं। लेकिन हेक्टर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी कंपनी भी बर्बाद हो जाती है तो इस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ और क्लॉडिया तक आसानी से आ सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉडिया की रूममेट आती है, अफसोस फील करते हुए सॉरी कहती है कि तुम तो इंटरनेट पर छा गई हो, मैं तुम्हें इस लड़की की तस्वीर दिखाकर कहा करती थी कि तुम्हें जलन होती होगी, लेकिन यहाँ तो रियल क्वीन तुम हो, हेक्टर तुम्हारी तलाश में है। क्लॉडिया कहती है कि हाँ ये सच है कि हेक्टर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और मैंने ब्रेकअप करने के बाद इस शहर में आकर शिफ्ट हो गई। रूममेट सॉरी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें फोर्स करके वो सारी ब्लॉगिंग एंड लाइव स्ट्रीम दिखा रही थी, तुम्हारे ही एक्स को दिखा रही थी। क्लॉडिया कहती है कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती है और मैंने तुम्हें थोड़ी ना बताया था कि वो मेरा एक्स है। क्लॉडिया को दो अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जो हमेशा उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। क्लॉडिया की रूममेट कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हो, देखना ये बॉयफ्रेंड तुम्हारी तलाश में है, तुम्हें अपना फेस छुपा कर चलना चाहिए, कहीं ये तुम्हें हार्म ना कर दे। क्लॉडिया कहती है कि मेरा एक्स इतना भी ज्यादा खराब नहीं है कि वो मुझे पाने के लिए मुझे हार्म कर दे, तुम इन सब चीजों की टेंशन ना लो। दोस्त कहती है कोई नहीं, अगर वो तुम्हें हार्म करने के लिए आता भी है तो हम उसे ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, हमारे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्लॉडिया काफी ज्यादा खुश होती है कि वो यहाँ आकर काफी अच्छी फैमिली फ्रेंड बना चुकी है। दोस्त यहाँ क्लॉडिया को बताती है कि सोशल मीडिया पर सभी लोग तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि क्लॉडिया छुपने की कोशिश क्यों कर रही है जब हेक्टर उससे इतना प्यार करता है।
दूसरी तरफ हम हेक्टर के वो दोनों अच्छे दोस्त को देखते हैं जो कि टाइम से टाइम पर इसे धोखा देते रहते हैं और तो और सोशल मीडिया पर आकर हेक्टर के बारे में बकवास बातें करते हैं कि ऐसे लड़के के हाथ में हमें कंपनी नहीं देना चाहिए, ऐसे लड़की की वजह से हमारी कंपनी बर्बाद हो रही है। ये किसी दो कौड़ी लड़की के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया है कि कंपनी तक को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गया है। हेक्टर को जब पता चलता है कि उसके ये दोस्त लोग इतना ज्यादा इसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं तो हेक्टर को काफी बुरा लगता है कि ये दोनों मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पहले क्लॉडिया को लेकर और अब कंपनी के पोजीशन को लेकर। हर जगह से हेक्टर परेशान हो जाता है, उसकी कंपनी, उसका लाइफ और उसका लव लाइफ सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। उसके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, रिग्रेट। और वो काफ़ी नशे के हालत में रोड पर चल रहा होता है और तभी यहाँ उसे एक गाड़ी से धक्का लग जाता है और इस कार में कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त होता है जिसकी गंदी नज़र हेक्टर की कंपनी पर है। हॉस्पिटल में जब हेक्टर को होश आता है तो पता चलता है कि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और सभी लोग उसे ठुकरा देते हैं। यहाँ इसका खड़ा हुआ दोस्त कहता है कि अब तुम्हारी रोशनी जा चुकी है, आंखों की रोशनी आने के 1% भी चांसेस नहीं है। यहाँ ये इसे कहता है कि प्लीज क्लॉडिया को ढूंढ दो, प्लीज मेरे लिए ढूंढ दो, अगर वो आएगी तो मेरे आँख को ठीक कर देगी। अपने दोस्त से कहता है कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को ढूंढो ताकि मेरी आँख ठीक हो सके, मैं क्लॉडिया को दोबारा देखना चाहता हूँ। लेकिन ये दुश्मन की तरह बिहेव करते हुए कहता है कि मैडम ने कहा है कि अब तुम सिर्फ एक क्रैश हो और तुम्हारा जिंदा रहना ही काफी है। यानी कि सभी लोग इसे ठुकरा देते हैं, इसकी खुद की माँ भी इसे ठुकरा देती है, कंपनी में जाना भी अब अलाउ नहीं है, ये लोग इसे ट्रैश की तरह ट्रीट करेंगे। तभी यहाँ नेटली हंसते हुए आती है और कहती है कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। यहाँ नेटली हेक्टर को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करती है और कहती है कि तुम्हारी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है और अब मैं काफी इंजॉय करने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लॉडिया वापस से उसी शहर में आने वाली होती है जिस शहर को वो छोड़कर नई दुनिया बसाई है। दोस्त कहती है क्या तुम्हें जाने में कोई डर नहीं है क्योंकि वहाँ हेक्टर तुम्हारी तलाश में है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा तो तुम्हारे साथ कुछ कर बैठेगा। लेकिन क्लॉडिया कहती है मैंने पता किया है कि उसकी कंपनी बहुत ही बुरे लॉस में चल रही है, तो वो बहुत ही बिजी होगा, तो वो मुझे कहाँ से परेशान करेगा। और वैसे भी मैं कुछ काम से जा रही हूँ, कुछ ही दिन में मैं तुरंत वापस हमेशा के लिए चली आऊंगी। जब ये वापस उसी शहर में आती है तो रेस्टोरेंट से जब बाहर देखती है तो नेटली और नेटली के साथ हेक्टर होते हैं। यहाँ ये गलत सोच लेती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और शायद नेटली हेक्टर का ख्याल रख रही है। यहाँ हेक्टर को ऐसा फील होता है कि शायद उसके आसपास क्लॉडिया है, लेकिन अब तो वो देख ही नहीं सकता तो वो क्या ही कर पाता। फाइनली हेक्टर अकेला रह जाता है, उसे समझ आ जाता है कि समटाइम्स सॉरी भी काफी नहीं होता। स्टोरी खत्म होती है हेक्टर के रिग्रेट के साथ। तो ये रही कंप्लीट स्टोरी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।